हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टेम्पल। आज इस वीडियो में मैंने स्टैटिक्स जीके से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को शामिल किया है जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हो, ना ही शेयर करते हो। लाइक शेयर नहीं करते हो जिसके वजह से मैं मोटिवेट नहीं हो पाता हूँ ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। तो बढ़ते हैं प्रश्नों, तो शुरू करते हैं आज के स्टैटिक्स के। पहला प्रश्न है, प्रणब मुखर्जी भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे? प्रणब मुखर्जी जो थे भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे? तो 13वें। कौन से क्रम के थे ये? 13वें क्रम के थे, ठीक है। और अभी कौन है? अभी है रामनाथ कोविंद जो कि 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्रम हैं, जैसे जो भी राष्ट्रपति किस क्रम के हैं ये पूछे जाते हैं, खासकर जो एग्ज़ाम में यही पूछे जाते हैं कि कौन से राष्ट्रपति किस क्रम के थे, ठीक है। तो लेटेस्ट जितने भी हैं, जैसे कि अभी के रामनाथ कोविंद 14वें हैं, ठीक है। अभी के रामनाथ कोविंद कौन है? 14वें क्रम के हैं। और ये क्या नाम है, प्रणब मुखर्जी जो हैं वो 13वें क्रम के हैं। और भी कुछ हैं। हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं एम वेंकैया नायडू वो 13वें क्रम के हैं, ठीक है। हमारे उपराष्ट्रपति वो 13वें क्रम के हैं, ठीक है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15वें क्रम के हैं। लेकिन लोकसभा जो है, लोकसभा ये अगर चुनाव पूछ दे कि लोकसभा चुनाव किस क्रम की थी तो 17वीं थी, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो 15वें हैं, नरेंद्र मोदी। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है वो 17वें क्रम के हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वे के हैं 17वें क्रम के, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो वो 48वें हैं, ठीक है। 48वें क्रम के हैं। हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमन्ना जो है वो 48वें क्रम के हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष नीति आयोग के तो वो है अरविंद पनगड़िया। यदि नीति आयोग की स्थापना पूछ दी जाए तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी, ठीक है। और वर्तमान में अभी अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ही हैं, लेकिन उपाध्यक्ष जो हैं राजीव कुमार हैं, ठीक है। अभी के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार, ठीक है। राजीव कुमार। और एक राजीव कुमार है जो कि चुनाव आयुक्त भी हैं, ठीक है। एक राजीव कुमार चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार दोनों हैं, ठीक है। ये पहले राजीव कुमार जो है चुनाव आयुक्त वो पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं और ये राजीव कुमार अलग है, ठीक है दोस्तों। इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अशोक कुमार माथुर। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो किस क्रम के हैं? 14वें क्रम के हैं। इसमें मैंने क्रम अधिकतर जितने भी पद हैं उन सबके क्रम को शामिल किया, ठीक है। तो अभी जो महानियंत्रक लेखा परीक्षक जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और ये किस क्रम के हैं? 14वें क्रम के। इसको शॉर्ट में कभी CAG भी कहता है, ठीक है। कहीं CAG भी लिखा रहता है। तो CAG कौन है? अभी गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न के। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा जो है किस क्रम के हैं? तो 24वें क्रम के हैं, ठीक है। हमारे जो अभी वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुशील चंद्र, वो किस क्रम के हैं? 24वें क्रम के हैं। अगला प्रश्न है, इंडिगो एयरलाइंस जो है, इंडिगो एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम में है, ठीक है। इंडिगो एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। और इसके
सीईओ और सीएमडी कौन है अभी? तो वर्तमान में इसके सीईओ हैं वेंकटरमणि सुमंत्रन, ठीक है, वेंकटरमणि सुमंत्रन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 100 रुपये के नोट में कौन सा रंग देखने को मिलता है? तो 100 रुपये के नोट में लेवेंडर कलर, ठीक है, कौन सा कलर है? लेवेंडर कलर। और 200 रुपये के नोट में मेजेंटा कलर, ठीक है। नोट से आजकल सवाल कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, ठीक है, कहीं कहीं एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो 100 रुपये के नोट में किसका कलर है? तो लेवेंडर कलर है। और 2000 के नोट में मेजेंटा कलर, 50 रुपये के नोट में फ्लोरोसेंट कलर, ठीक है। और 100 रुपये में पूछे कि 100 रुपये के नोट पे किसकी थी, मतलब कि चित्र दिखाई गया, चित्रण किया गया है, तो रानी के बाव का, ठीक है। 100 रुपये के नोट पर रानी के बाव का चित्रण किया गया है। 2000 के नोट पर मंगलयान का, ठीक है। और 50 रुपये के नोट पर जो है वो हम्पी का, जो क्या बोलता है, रथ है, हम्पी का रथ, ठीक है, उसका चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है 2022 के गणतंत्र दिवस का थीम क्या था? 2022 के गणतंत्र दिवस का थीम था इंडिया @75, ठीक है, इंडिया @75। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शाहीन चक्रवात से कौन प्रभावित हुआ था? तो शाहीन चक्रवात जो था वो ओमान और ईरान, इससे क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे, ठीक है, ओमान और ईरान। और ये कहाँ पर आया था? तो अरब सागर में आई थी, ठीक है। शाहीन चक्रवात कहाँ आई थी? अरब सागर में आई थी। और इसका नामकरण कतर देश ने किया था। इससे और चक्रवात से रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट है जिनको मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यास चक्रवात जो है वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर आया था, ठीक है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर आया था। और इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी। और यास चक्रवात का जो है नामकरण किसने किया था? ओमान ने किया था, ठीक है। तौकते जो है महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया था, जो कि अरब सागर में आई थी। और इसका नामकरण म्यांमार देश ने किया था, ठीक है। और निसर्ग जो कि वो भी महाराष्ट्र और गुजरात में आई थी, ठीक है, पिछले साल। और ये भी अरब सागर में ही उतरी थी, लेकिन इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था। और एक थी भारत की ही है अम्फान चक्रवात, जो कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों पर, और या तो कहिए कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को क्या किया था? प्रभावित किया था। ये बंगाल की खाड़ी में आई थी और थाईलैंड ने इसका नामकरण किया था। दोस्तों, जब भी उड़ीसा और बंगाल या पूर्वी तट में जितने भी राज्य हैं, अगर कोई भी चक्रवात से प्रभावित होता है तो वो फिक्स है कि बंगाल की खाड़ी से ही उठी होगी, ठीक है। और पश्चिमी तट पर जो भी होंगे चक्रवात आएंगे वो अरब सागर से ही उठेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश में नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका में किया गया था, ठीक है। 2020 में सम्मानित किया गया था अमेरिका में। किस चीज़ से? लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 से। और हाल ही में भूटान में नगदल पेलजी खोरलो अवार्ड 2021 से, ठीक है, नरेंद्र मोदी को ही क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। भूटान में कौन से थे? तो नगदल पेलजी खोरलो अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है अल्फ़ाबेट इंक के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई ही है, ठीक है, सुंदर पिचाई, जो कि गूगल के भी सीईओ हैं, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट इंक के भी सीईओ हैं, ठीक है। अगला है कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन का, ठीक है, कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है। और भारत का इसमें क्या है, कौन सा है? भारत का छत्तीसगढ़ राज्य, भारत का जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो कोयला उत्पादन में क्या है? प्रथम है, ठीक है। आगे प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है दलहन उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दलहन उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। और भारत में ही देखा जाए तो दलहन में मध्य प्रदेश क्या है? आगे है, ठीक है, एमपी, मध्य प्रदेश क्या है? आगे है, ठीक है। अगला कच्चा तेल के उत्पादन में विश्व में प्रथम कौन है? अमेरिका, ठीक है, विश्व में कच्चा तेल में कौन है? अमेरिका। और भारत में राजस्थान, भारत में है राजस्थान। कुछ इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहा हूँ मैं, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है पहला वन रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? तो पहला वन रिपोर्ट जो है 1987 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। और ये जो 2021 में हाल ही में जो रिपोर्ट आई थी वो कौन से क्रम की थी? 17वीं क्रम की थी।
अगर पूछ लिया जाए कि पहला वन रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था, तो 1987 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है मध्य प्रदेश में है। ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। ठीक है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और भी कुछ अन्य जगह हैं जिनके नाम बदले गए हैं, जिनको मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू रोड का जो कि सिक्किम में है, उसको इसमें मैंने शामिल किया है। ठीक है, सिक्किम में जो है जवाहरलाल नेहरू रोड है, उसका नाम नरेंद्र मोदी अपने नाम पर ही रखे, नरेंद्र मोदी मार्ग के नाम पर रखा गया। ठीक है, और भी है जैसे मैनपुरी सैनिक स्कूल, मैनपुरी सैनिक स्कूल जो कि यूपी में है, इसका नाम जनरल बिपिन रावत के सैनिक स्कूल रखा गया है। ठीक है, और है क्या, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा टीवी, इसका नाम क्या बदल कर रख दिया गया है? संसद टीवी। फैजाबाद रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम बदलकर अयोध्या कैंट रख दिया गया है। ठीक है, मिड डे मील योजना जिसका आजकल नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? पीएम पोषण स्कीम। ठीक है, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय जिसका नाम बदल कर रख दिया गया है राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस राज्य सरकार की योजना है? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है वो बिहार सरकार से है। ठीक है, मैंने जो इससे पहले जितने भी योजनाएं हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा कर के सर्च कर देख सकते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस राज्य सरकार से की योजना है? तो ये बिहार सरकार की योजना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के तिरुर पान का पत्ता जो है और मयूर गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो वो केरल राज्य का है। ठीक है, केरल राज्य का है। और भी क्या है, साथ ही में वायनाड रोबस्ता कॉफ़ी, वायनाड वैसे भी केरल में ही पड़ता है। ठीक है, वायनाड रोबस्ता कॉफ़ी की एक प्रजाति है जिसको जीआई टैग दिया गया है, वो भी केरल से संबंधित है। ठीक है, और भी कुछ है जैसे टेराकोटा, टेराकोटा जो है गोरखपुर का टेराकोटा जो है वो जिसको भी जीआई टैग दिया गया है, तो ये किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। एड्यूर मिर्च जो कि केरल से ही है। ठीक है, एड्यूर मिर्च केरल से ही संबंधित है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। पलानी पंचामृतम और कन्याकुमारी लौंग जो है इसको तमिलनाडु, ठीक है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो देश के पहले लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। आई होप आपको ये वीडियो क्या पसंद आ रही होगी। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो पिनाकी चंद्र घोष कौन है? देश के पहले लोकपाल हैं। ठीक है, भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला है, वर्तमान में WHO के मुख्य वैज्ञानिक कौन है? तो सौम्या स्वामीनाथन है। ठीक है, सौम्या स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का न्याय अधिकार क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो ये कोलकाता में। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो भी मतलब कि न्याय से रिलेटेड काम होते हैं वो सभी के सभी कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। ठीक है, और इसके मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो देश का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ खुला है? तो बाड़मेर राजस्थान में। ठीक है, बाड़मेर राजस्थान। मैं आपके लिए भारत एवं विश्व में प्रथम 2020-21 में जो भी योजनाएं लाई गई हैं जो कि भारत और विश्व में प्रथम है, ठीक है, उससे भी रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गरुड़ ऐप किसने लॉन्च किया है? ठीक है, गरुड़ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो निर्वाचन आयोग ने। ठीक है, गरुड़ ऐप निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। और ये किस लिए किया है? तो सभी मतदान केंद्र में डिजिटल मैपिंग के लिए किया गया है। ठीक है, अगला है, ई गोपाला ऐप। ई गोपाला ऐप जो है किसने लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने। ठीक है, और ये किस लिए किया गया है? तो डेयरी किसानों को मदद के लिए किया गया है। ठीक है, ई गोपाला ऐप राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, याद कर लीजिएगा। अगला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अवनी लेखरा। और अवनी लेखरा को आज कौन नहीं जानता है? ये शूटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ये कौन सी खेल खेलती है? शूटिंग। और टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था शूटिंग में। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक
में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अगला है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, 121.08 करोड़, जो कि अब तो ऐसा संभव नहीं है, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन इसका आंकड़ा आता, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं आ पाया है। ठीक है, तो फिलहाल जब 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाए तो 121 करोड़ है। ठीक है, अगला है सीकेट। सीकेट अभ्यास जो है, सीकेट अभ्यास किन दो देशों के बीच होती है। तो भारत और अमेरिका के बीच होती है सीकेट अभ्यास। ठीक है, अगला प्रश्न है सुंदर राजन समिति का संबंध किस राज्य से है। सुंदर राजन समिति का संबंध जो है खनिज तेल में सुधार हेतु है। ठीक है, सुंदर राजन समिति का संबंध, समिति से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद कीजिएगा सुंदर राजन समिति का संबंध है किससे है, तो खनिज तेल के में सुधार से। अगला प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी। तो 1961 में हुई थी। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी, 1961 में, और इसका मुख्यालय जो है जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। अब तो इंडोनेशिया की राजधानी बदल गई, पहले इसकी राजधानी जकार्ता थी, जो कि समुद्री डूबने की वजह से उसको वहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया है जकार्ता को। इसके सदस्य देश कितने हैं अभी वर्तमान में, 120 है। ठीक है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इल्हाम अलियेव। ठीक है, इल्हाम अलियेव इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। किसके, नाम, इसको शॉर्ट में नाम भी बोला जाता है। ठीक है, कहीं कहीं नाम इसको लिख दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ, रोम इटली में हुआ था। ठीक है, इटली में हुआ है, रोम जगह है उसकी राजधानी में। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न है कोविड-19 को WHO द्वारा वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया। तो 11 मार्च 2020 को किया गया। ठीक है, कोविड-19 को WHO द्वारा वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया, 11 मार्च 2020 को। अगला है भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कहीं कहीं 32.87 लाख भी लिखा था। ठीक, लिखा होता है ऑप्शन में, एग्जाम्स में ऑप्शन में 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर लिखा रहता है। अगला इसमें क्या है आगे, भारत का पूरब से पश्चिम जो है, ठीक है, पूरब से या तो पूरब से पश्चिम ऐसे कीजिए, इसकी लंबाई कितनी है 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है महालवाड़ी बंदोबस्त का प्रस्ताव किसने दिया था। तो हॉल्ट मैकेंजी ने दिया था। ठीक है, महालवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है, इसकी प्रस्ताव किसने दिया था, हॉल्ट मैकेंजी ने। इसे लागू करने वाला था विलियम बेटिक। कौन लॉर्ड थे उस वक्त, विलियम बेटिक ने लागू किया था। कब, तो 1833 में लागू हुआ था। ठीक है, अगला है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो ये BPSC और या SI के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो द्वारकानाथ ने की थी। इसकी स्थापना 1838 में हुई थी, और कहाँ, तो कलकत्ता में। ठीक है, याद कर लीजिएगा, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ ने 1838 में कलकत्ता में की थी। ठीक है, अगला है भारत का पहला मजदूर संघ। भारत का पहला मजदूर संघ कौन था, तो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। ठीक है, पहला मजदूर संघ था बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1884 में लोहखंडे ने किया था। ठीक है, 1884 में लोहखंडे ने किया था। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। अगला है किसने भारत के विषय में कहा था कि अंग्रेजों ने सूती वस्त्र के घर में सूती वस्त्र का ही अंबार लगा दिया। तो ये कार्ल मार्क्स ने का कथन है। ठीक है, कार्ल मार्क्स का कथन है। अगला है पुनर्जागरण शब्द फ्रांसीसी भाषा के रेनेशा शब्द से बना है। ठीक है, पुनर्जागरण जो है वो फ्रांसीसी भाषा के रेनेशा शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है, दोबारा जाग उठना। लेकिन पुनर्जागरण की शुरुआत हुई कहाँ से थी, तो पुनर्जागरण की शुरुआत जो है इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी। ठीक है, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी। इसका भी एक इतिहास है। ठीक है, इसको इतिहास में पढ़ना है। अगला है टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो C सुब्रमण्यम ने लिखी है। ठीक है, टर्निंग पॉइंट वाइट टाइगर किसने लिखी है, तो अरविंद अडिगा ने। अगला है अर्क।
यहाँ आर्क है, ठीक है। आर्क आकार का भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है? तो आर्क आकार का भारत का सबसे बड़ा बांध जो है इडुक्की बांध है, जो कि केरल में है, ठीक है। वैसे भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो टिहरी बांध, ठीक है, जो कि भागीरथी नदी पर है, टिहरी बांध। और गुरुत्वीय अगर बांध बोल दिया जाए, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो भाखड़ा और नांगल। हालांकि भाखड़ा और नांगल दो अलग अलग बांध है, लेकिन जो कि सतलज नदी पर ही है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बोलेगा तो आप भाखड़ा और नांगल लगाइएगा, लेकिन अगर सिर्फ ऊंचा बोल दे तो टिहरी बांध, ठीक है। अगला है पी उपकोष। पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। पी उपकोष में कितने होते हैं? 6, एस में 2। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप, ठीक है। बोर्नियो द्वीप पर 3 देश स्थित हैं, ठीक है। बोर्नियो एक ऐसा द्वीप है जिस पर अकेले 3 देश स्थित है। एक है मलेशिया, एक है ब्रुनेई और एक है इंडोनेशिया, ठीक है। 3 देश कौन कौन है ब्रुनेई द्वीप पर? एक है मलेशिया, एक है इंडोनेशिया और एक है ब्रुनेई, ठीक है। ब्रुनेई जो है पूर्णतः पूरी तरह से बोर्नियो ही द्वीप पर है, लेकिन मलेशिया और इंडोनेशिया अलग अलग द्वीप पर भी स्थित हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पॉइंट पेड्रो किस देश में स्थित है? तो ये श्रीलंका में स्थित है, ठीक है। पॉइंट पेड्रो जो है वो श्रीलंका में स्थित है। और जाफना में अगर पूछे जाए कि जाफना कहाँ स्थित है? जाफना जो है वो भी श्रीलंका में ही स्थित है, ठीक है। एलिफेंटा दर्रा वो भी श्रीलंका में ही स्थित है। अगला है कोको विवर्तनिकी प्लेट जो है किस देश के निकट स्थित है? कोको विवर्तनी प्लेट जो है वो मैक्सिको में स्थित है, ठीक है। ऐसे विवर्तनिक प्लेट जो है टोटल 27 है, जिसमें 7 बड़े हैं और 20 छोटे हैं। 7 बड़े प्लेट हैं और 20 छोटे। सबसे बड़े हैं पैसिफिक विवर्तनिक प्लेट, ठीक है। प्रशांत विवर्तनिक प्लेट जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये विवर्तनिक प्लेट आपस में टकराते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा प्लेटों से घिरा हुआ भी, सटा हुआ भी कौन है? प्रशांत विवर्तनिक प्लेट है। जिसके वजह से क्या होता है, वहाँ पर भूकंप का और या भूकंप से ज्वालामुखी उत्पन्न होने का संभावना ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला है विनिपेग झील। विनिपेग झील किस देश में स्थित है? तो कनाडा में स्थित है। विनिपेग झील जो है वो कनाडा में स्थित है। अगला है अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वो किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान पर, ठीक है। दक्षिणी अंडमान पर क्या है? पोर्ट ब्लेयर स्थित है। और हमारा जो 10 डिग्री चैनल जो है वो 10 डिग्री चैनल जो है वो किनके बीच है? तो ये छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच है, ठीक है दोस्तों। और यदि डंकन पास पूछ दिया जाए, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है, ठीक है। अगला है और अंतिम प्रश्न, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन है? तो ये है गुजरात। कौन है? गुजरात। ये है गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर आपका आता है मध्य प्रदेश MP, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर आता है झारखंड, फिर ये हो गया आपको क्या बोलता है पश्चिम बंगाल WB, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल, फिर आपका आता है त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ये आपको इस नक्शे में दिखा देता हूँ मैं। ये गुजरात से होते हुए, ठीक है, गुजरात से थोड़ा सा एक सेकेंड, गुजरात से फिर ये देखिए राजस्थान का कुछ भाग में, फिर मध्य प्रदेश में, ये छत्तीसगढ़ में, फिर झारखंड, ये बंगाल, और बंगाल के बाद ये त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद ये मिजोरम होते हुए टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से ये क्या होती है? गुजरती है कर्क रेखा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकूं। अब मैं सोच रहा हूं कि आप सबके लिए SI मेंस से रिलेटेड और BPSC PT से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन कराऊं, ठीक है, जो कि SI और क्या बोलता है BPSC में पूछे गए होंगे,
ठीक है, तो लाइक शेयर करें ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं, ताकि आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बनाऊं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा लेते हैं। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।